बात करते हैं ज्योग्राफी की। कुछ एमपीपीएससी में क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस ईयर्स। थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन आया है, एनाबेटिक और कैटाबेटिक विंड सिस्टम पे क्वेश्चंस आए हैं। विंड्स कई तरह की होती है, एक बेसिक साइंटिफिक नेम है, साइंस का नाम है, नॉर्मल नाम ना रखे हुए लोकल विंड्स में एक एनाबेटिक कैटाबेटिक विंड्स रखी गई है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स। ये लोकल विंड्स की बात हो रही है, क्वेश्चन सीधे सीधे आया डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबेटिक एंड कैटाबेटिक विंड्स। अब डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं हम, सीधे उसकी दो अलग अलग डेफिनेशन लिख देते हैं, तो ये भी एक तरीके का डिफरेंशिएशन ही है। क्या होती है एनाबेटिक विंड्स? जब माउंटेन रीजन पे विंड्स स्लोप की तरफ ऊपर को अप स्लोप की तरफ फ्लो करती है, तब हवा गर्म हवा धीरे धीरे माउंटेन स्लोप की तरफ ऊपर जाने लगती है, फिर कुछ समय बाद कंडेंस होने लगते हैं, क्लाउड्स डेवलप होने लगते हैं। यही एनाबेटिक विंड्स होती है, इसको अप वैली विंड्स भी कहा गया है। हम एग्जांपल के तौर इमेज के फॉर्म पे हम देख सकते हैं, ये एनाबेटिक विंड है, अप साइड जा रही है, अप वैली की तरफ, ये माउंटेन रीजन है, हवा ऊपर की तरफ जा रही है, ये हवा गर्म हवा है जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए से अप वैली विंड्स किया और हॉट विंड्स होती हैं। ठीक है, इन्हें माउंटेन साइड विंड्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ दूसरा चीज है कैटाबेटिक विंड। कैटाबेटिक विंड डाउन वैली विंड्स भी कहा जाता है। क्यों? जब रात में माउंटेन स्लोप ठंडा होने लगता है तो ठंडी हवा भारी हो जाती है और वो नीचे की तरफ फ्लो करती है। नॉर्मल कंसेप्ट है साइंस का एंड ज्योग्राफी का। गर्म हवा ऊपर जाती है, इसलिए एनाबेटिक विंड ऊपर गई, और ठंडी हवा नीचे जाती है। रात में जब माउंटेन स्लोप ठंडा हो जाता है तो हवा नीचे को आने लगती है, इसे कहते हैं कैटाबेटिक विंड एंड डाउन वैली विंड। यही डिफरेंशिएशन है। एनाबेटिक डे टाइम में ज्यादा इफेक्टिव होती है और कैटाबेटिक नाइट, रात को। इसलिए ये है। Whereas definition क्या है? Anabatic wind is a warm wind which blows up a steep slope on mountain side driven by heating of slope through insolation। माउंटेन की साइड पे जब इंसोलेशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन पड़ती है तो गर्म हो जाता है स्लोप, इस क्रम से हवा उससे टकरा के गर्म होने लगती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। ये होता है आपका एनाबेटिक। और कैटाबेटिक की बात करें, ये ठंडी हवा होती है which blows down to a slope of mountain range, ये नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है जो आया हुआ है? सीधे सीधे 15 मार्कर में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम एंड हाईलाइट द कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन। हवा, डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ विंड सिस्टम एंड हाईलाइट द कॉजेज ऑफ देयर ओरिजिन। कौन कौन सी तरह की हवाएं होती हैं? दो तरह की हवाएं हैं। देयर आर टू मेन विंड सिस्टम्स। हमने ढूंढा तो हमें दो ही तरह की हवाएं मिली, एक लोकल विंड है और दूसरा प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है। ये प्रिवेलिंग विंड्स हैं। ठीक है, प्रिवेलिंग विंड्स को परमानेंट विंड भी कहा जाता है। तो पहले लोकल विंड्स देख लेते हैं। लोकल विंड्स के अंदर भी तीन चार तरह की हवाएं हैं। विंड सिस्टम्स के अंदर लोकल विंड है, प्रिवेलिंग विंड्स है। लोकल विंड्स के अंदर 4 विंड्स हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, एनाबेटिक, कैटाबेटिक। एनाबेटिक कैटाबेटिक तो हमने पढ़ ही लिया। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी देख लेते हैं। लैंड ब्रीज क्या होती है? लैंड ब्रीज इट इज अ विंड सिस्टम दैट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी। इट फ्लोज ऑफन एट नाइट। जमीन से समुद्र की तरफ जो हवाएं चलती है उन्हें ही लैंड ब्रीज कहा जाता है। ब्रीज एक नाम है, अच्छी हवाओं को ब्रीज कहा जाता है। तो लैंड ब्रीज ये ज्यादातर रात में होती है जब जमीन ठंडी हो जाती है ओशन के कंपैरिजन में। सी ब्रीज क्या होती है? इट इज अ विंड सिस्टम दैट ब्लोज टुवर्ड्स द लैंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लार्ज वाटर बॉडी। मतलब उल्टी, अब पानी समुद्र की तरफ से जमीन की तरफ हवा बहे, ओशन की से लैंड की तरफ फ्लो करे जो हवा, उसे सी ब्रीज कहता है। सी ब्रीज डेवलप्स ड्यू टू द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर क्रिएटेड बाय डिफरिंग हीट। एयर प्रेशर के डिफरेंसेस के कारण होती है। एयर प्रेशर डिफरेंट तब होगा जब हीट फिनोमिना दोनों का डिफरेंट होगा, वाटर और ड्राई लैंड का, तब एयर प्रेशर चेंज होगा। अगर एयर प्रेशर चेंज होगा तभी हवा फ्लो करेगी। ये भी एक साइंस का कंसेप्ट है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में और बात कर लेते हैं। क्यों जमीन से दिन रात को जमीन से समुद्र की तरफ हवा फ्लो करती है और क्यों समुद्र से जमीन की तरफ हवा फ्लो करती है? ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है, देखिए जमीन, लैंड एंड ओशन में जो हीटिंग इफेक्ट होता है दोनों का डिफरेंस होता है। जमीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन ओशन के साथ, सी के साथ, समुद्र के साथ ऐसा नहीं होता, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जब सी ब्रीज की बात करें, दिन की बात करें, सूरज उगता है तब जमीन जल्दी गर्म हो जाती है और समुद्र देर से ठंडा होता है। देखा जाए तो सूरज जब चमक रहा होता है तो समुद्र भी गर्म होता है, लेकिन लैंड की कंपैरिजन में वो कम, ओशन कम गर्म होता है, लैंड ज्यादा हीटेड होती है। तब लैंड के ऊपर एयर प्रेशर, लो एयर प्रेशर डेवलप हो जाएगा, गर्म हवा ऊपर को जाने लगेगी। यही गर्म हवा जब ऊपर जाएगी, इस तरीके से देख लेते हैं, ये लैंड है, ठीक है, और ये ओशन है। ये ओशन है और ये लैंड है। जब सन डे टाइम में, जब डे होगा दिन में, ये ज्यादा गर्म होगी, तब गर्म हवा ऊपर जाने लगेगी, ऊपर जाएगी, इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। फिर यहां पे डाउन वैली, डाउन पोरिंग होगी गर्म हवा, यही गर्म हवा फिर कुछ समय बाद ठंडी होके इस तरफ मूव करेगी। जब हम दिन में देखेंगे तो ये सी ब्रीज होगी, समुद्र से हवा इधर जा रही है, हम तो इधर खड़े हैं तो हमें ऊपर का तो फील नहीं होगा, हमें नीचे का फील होगा। समुद्र से हवा हमारी तरफ आ रही है दिन में, इसे कहते हैं सी से आ रही है तो सी ब्रीज, इसीलिए इसको कहा जाता है सी ब्रीज। ये हमने सी ब्रीज देखा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लैंड ब्रीज की। फिर से हम बनाते हैं, ये माउंटेन, ऊंचे ऊंचे चट्टाने, पहाड़, ये जमीन, ठीक है, और ये वाटर, ये ओशन, ठीक है। फिर वही, ये ओशन है, ये लैंड है। अब क्या होगा, रात हो गई, चांद उगाया, सितारे चमक लिए, नाइट में जमीन जल्दी ठंडी होगी, समुद्र देर से ठंडा होगा। जमीन जल्दी ठंडी हो गई तो इधर हाई प्रेशर डेवलप हो गया, मतलब समुद्र इसके कंपैरिजन में कम ठंडा है। तब यहां से हवा, गर्म हवा ऊपर जाएगी, इधर डाउन पोरिंग हो गई क्योंकि ये ठंडी है, गर्म यहां हवा पहुंच के, गर्म हवा यहां पहुंच के ठंडी हो जाएगी क्योंकि ये एरिया ठंडा होने लगेगा, ठीक है, जिसके कारण ठंडी हवा नीचे को जाएगी ये, और फिर इस तरफ मूव करेगी। ये हो गई लैंड ब्रीज, ठीक है, इसी को कहा जाता है लैंड ब्रीज, ठीक है। ये हम खड़े हैं तो हमें रात को जब हम खड़े होते हैं तो हमारे बाल समुद्र की तरफ लहरा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि तब लैंड ब्रीज इफेक्टिव होती है। ये लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज का डिफरेंस है। मेरे पास प्रॉपर इमेज नहीं आ पाई, नहीं तो मैं आपको एक बना डाउनलोडेड इमेज दिखाता, तब तक इसको ही समझ लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिवेलिंग विंड्स की। प्रिवेलिंग विंड्स क्या होता है, ये बहुत हार्ड विंड्स होती है, बहुत इफेक्टिव विंड होती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और फोर्सफुल विंड्स होती है, बहुत तेज फ्लो करती है, लंबे समय तक, लंबी दूरी तक फ्लो करती है। लोकल विंड्स क्या होता है, कुछ समय के लिए फ्लो करती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो करती है, दिन में फ्लो करती है अलग और रात में अलग फ्लो करती है, एक ईयर के ड्यूरेशन में अलग फ्लो करती है। लेकिन प्रिवेलिंग विंड्स हमेशा, इसीलिए इन्हें परमानेंट विंड्स कहा जाता है। The winds that blow constantly throughout the year are called permanent winds. They also blow constantly in a particular direction. ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती रहती है जीवन भर, जब तक अर्थ में कोई चेंजेस ना हो तब तक नहीं। There are types of permanent wind. परमानेंट के विंड के टाइप्स क्या क्या हैं? ट्रेड विंड्स है, ईस्टर्लीज है, वेस्टर्लीज है। अब हम
ट्रेड विंड्स की बात करते हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? दीज आर परमानेंट विंड्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, अर्थ के ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इट फ्लोज द अर्थ इक्वेटोरियल रीजन बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। देख लेते हैं कैसे। ये है ट्रेड विंड, ये है इक्वेटोरियल रीजन 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। इस रीजन में नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का प्रिवेल्स रहता है, सब इन्फ्लुएंस रहता है। इनको नॉर्थ ईस्टर्ली इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बहते हैं लेकिन ईस्टर्न साइड से, इसीलिए इनको नॉर्थ ईस्टर्ली विंड कहा गया है। ये ऐसे फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट में और इक्वेटर की तरफ फ्लो करती है। सेम ऐसे ही ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की नॉर्थ ईस्टर्ली, सदर्न हेमिस्फीयर की है साउथ से ईस्टर्न की तरफ फ्लो कर रही है। नॉर्थ से ईस्टर्न की तरफ फ्लो, साउथ से ईस्टर्न साइड से फ्लो कर रही है, मतलब ये ईस्टर्न साइड है और ये साउथ है। अब जब हम यहां से देखेंगे तो ये हमें साउथ पड़ेगा और ये हमारा इस हाथ ईस्टर्न पड़ेगा, तो ये साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स कहलाई। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसलिए भी कहा जाता है कि यही साउथ ईस्टर्ली विंड, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स, नॉर्थ साउथ ईस्टर्ली ट्रेड्स डायरेक्शन अपना चेंज करके इस तरफ जाने लगती है और तब इंडिया में मॉनसून आता है। श्रीलंका के नीचे की तरफ 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में ये ऐसा करती है। साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड सी साउथ वेस्ट मॉनसून बनके केरला पे लैंड करता है। यही है ट्रेड्स का रूल, ट्रेड विंड्स का। ठीक है, हमने ट्रेड विंड्स देख ली। इक्वेटोरियल रीजन पे ही फ्लो करती है ये, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ जाती है। अब रही बात ईस्टर्लीज की। ईस्टर्लीज क्या है? पहले हमें वेस्टर्लीज पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, चलिए ईस्टर्लीज पढ़ लेते हैं। ईस्टर्लीज क्या है? इट इज अ प्रिवेलिंग विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट, इसीलिए इसे ईस्टर्ली कहा जाता है कि ईस्ट से फ्लो करती है। द ट्रेड विंड्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द प्रिवेलिंग विंड्स इन द पोलर रीजन्स आर ईस्टर्लीज। ट्रॉपिकल रीजन, द ट्रेड विंड्स इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड द प्रिवेलिंग विंड्स इन द पोलर रीजन्स आर ईस्टर्ली। ट्रेड विंड्स भी ईस्टर्लीज विंड जैसी ही होती है क्योंकि ईस्टर्न साइड से फ्लो करती है। पोलर रीजन में ये पोल्स के ईस्टर्न से फ्लो करती है। देख लेते हैं मैप में अपन क्या है, कैसे है। ये रहा आपकी ईस्टर्ली विंड्स। ठीक है, ये ईस्टर्न साइड से ऐसे फ्लो करती है। ये हाई प्रेशर बेल्ट है। पहले मैं आपको प्रेशर बेल्ट फटाफट बता देता हूं। ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है और ये पोलर हाई कहलाता है। ये एरिया पोलर हाई कहलाता है। ठीक है, पोलरीज यहां से ईस्टर्लीज फ्लो करती है। बहुत ठंडी हवा होती है, बहुत चिल्ड हवा होती है जो पोलर रीजन से इस तरफ फ्लो करती है। अर्थ के रोटेशन का, अर्थ इधर रोटेट करती है तो हवा इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है। कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है विंड्स के डायरेक्शन में। कोरियोलिस फोर्स अलग से हम नहीं पढ़ा रहे क्योंकि क्वेश्चन कोरियोलिस फोर्स पे नहीं था, क्वेश्चन विंड्स पे था। आपको समझाने के लिए इतना बता दिए। कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अर्थ रोटेट कर रही है तो विंड्स इस तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये हो गई आपका ईस्टर्लीज। ओके, अब हम देख लेते हैं वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज क्या है? दीज आर प्रिवेलिंग विंड्स दैट फ्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। इट फ्लोज इन द अर्थ्स मिडल लैटिट्यूड। अर्थ के मिडल लैटिट्यूड में फ्लो करती है 30 एंड 60 डिग्री के बीच में, जो आपको बताया था सब ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर बेल्ट जो था वहां पर। ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी ट्रेड्स। इनको एंटी ट्रेड्स भी कहा जाता है, ट्रेड विंड्स के अगेंस्ट फ्लो करती है। अगर ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट की से फ्लो करती है तो ये वेस्ट साइड से, साउथ वेस्ट से फ्लो करती है, सिर्फ वेस्टर्लीज कहा जाता है। ये एंटी ट्रेड्स भी होती है दीज विंड्स। और अगर कभी एंटी ट्रेड्स लिखा आ जाए क्वेश्चन में तो आप वेस्टर्लीज की बात कर रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हाई प्रेशर एरियाज। जहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही विंड्स फ्लो करेगी। ये एक सिंपल सा प्रेशर का कंसेप्ट है। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो ऐसी जगह ढूंढेगी जहां प्रेशर कम है, जहां फ्लो करेगी वही विंड फ्लो कहलाता है।
हाई प्रेशर इन द हॉर्स लैटिट्यूड्स ट्रेंड टुवर्ड्स द पोल्स एंड स्टीयर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन दिस जनरल मैनर। ये हॉर्स लैटिट्यूड्स के एरिया में फ्लो करती है और यही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लाती है अपने रीजन में। इनका फिगर से एक बार देख लेते हैं मैप से कैसा है। ये आपकी पूरी पट्टी जो है ये है हॉर्स लैटिट्यूड रीजन, ये भी हॉर्स लैटिट्यूड रीजन है, ठीक है। वेस्टर्लीज फ्लो करती है, वेस्ट ये रहा, इसीलिए इसको वेस्टर्लीज बोला जाता है। ये आगे जाके थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होने लगती है ये, ठीक है, लेकिन इसको वेस्टर्लीज कहा जाता है। ये सबसे इफेक्टिव विंड्स होती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से फ्लो करती है, ठीक है। यहीं पे साइक्लोन सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं इसी एरिया में। ये हो गया आपका वेस्टर्लीज। अब जब हमने ये सब मैप में ये सब चीजें दिख रही हैं तो हम थोड़ा बहुत और चर्चा कर लेते हैं मैप में क्या क्या है। ये 3 सेल्स हैं, इसको हेडली सेल कहा जाता है, इसको फेरल सेल कहा जाता है, ठीक है, इसको पोलर सेल कहा जाता है। फेरल सेल को मिड लैटिट्यूड सेल्स भी कहते हैं। अगर मिड लैटिट्यूड सेल आ जाए तो फेरल सेल की बात होती है। हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, ये सेल्स विंड के डायरेक्शन पे ऐसे, विंड यहां से उठी, यहां से गिरी, सॉरी यहां से उठी, ऐसे फ्लो करती है और ऐसे वापस आती है, तो एक सेल बन जाता है एयर का। एयर सर्कुलेशन सेल होता है ये, ठीक है, इसलिए इसको हेडली सेल, फेरल सेल, मिड लैटिट्यूड सेल, पोलर सेल कहा गया है। ये है। और क्या क्या इंटरट्रॉपिकल जोन्स लिखा हुआ है। 0 डिग्री की बात करी गई है, 30 डिग्री हॉर्स लैटिट्यूड का रीजन है, ये 60 डिग्री ट्रॉपिकल बेल्ट है, और ये अपना 90 डिग्री क्या है, पोल्स हैं। ये विंड सिस्टम है, ये एयर सर्कुलेशन आप देख सकते हैं। अगर ऐसा मैप बना देंगे तो काफी नंबर मिल जाएंगे, वो खुश हो जाएगा। ये आपने बहुत सारी चीजें एक मैप में बता दी। अगर आप बना सकते हैं, टफ है मैं भी जानता हूं, मेरे लिए भी मुश्किल है, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्या क्वेश्चन आए हैं? क्वेश्चन एक बार आया, व्हाट डू मीन बाय हॉर्स लैटिट्यूड, एक्सप्लेन द लोकेशन। अब ये भी 3 मार्कर पे आया था। व्हाट डू मीन बाय हॉर्स लैटिट्यूड, एक्सप्लेन द लोकेशन, मैंने आपको बताया था। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रीजन इज आल्सो नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। The horse latitudes are regions located at about 30 degrees north and south of the equator। ये नॉर्थ और साउथ, सदर्न हेमिस्फीयर दोनों तरफ में होता है। ये मत कहिएगा कि सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, हॉर्स लैटिट्यूड दोनों तरफ होता है, ठीक है। अब ऊपर और नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। These latitudes are characterized by calm winds and little precipitation। ये बहुत अच्छी विंड फ्लो करवाती है इस एरिया में, और प्रेसिपिटेशन अच्छा होता है, इसको माना गया है, ठीक। प्रेसिपिटेशन होता ही रहता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन होगा। इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में भी प्रेसिपिटेशन होता है। ऊपर जितना जाते जाते प्रेसिपिटेशन कम होता जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया, डिफाइन जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? ये भी एक विंड सिस्टम है, हाई प्रेशर हाई फ्लोइंग विंड्स हैं। जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड फ्लोस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ के वेस्ट टू ईस्ट में फ्लो करती है। ये एक बेल्ट होती है, हवा का एक कॉलम होता है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा होता है, 100-200 किलोमीटर चौड़ा होता है। ये विड्थ होती है, ये फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट से। अर्थ इस तरफ मूव करे तो ये भी इसी तरफ मूव करती है। अब सबसे अच्छी बात है, जेट स्ट्रीम अकेला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होती, सदर्न हेमिस्फीयर में भी जेट स्ट्रीम्स होती हैं, और ये ट्रोपोस्फीयर में ज्यादा होती हैं। कुछ पार्ट या कुछ सीजन या कुछ समय के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में भी फ्लो करती है। इसका अपर कॉलम कई बार स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है। हिमालय की तरफ से ये टिल्ट होती है हवा में, क्योंकि हिमालय काफी ऊपर है, तो इसमें भी वॉबल्स आते हैं। जेट स्ट्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स है। जेट स्ट्रीम इसलिए कहा है कि जेट्स इसके थ्रू फ्लो कराते हैं तो ईंधन कम लगता है, प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि हवा के साथ आप मूव कर रहे हो। ये हमने जेट स्ट्रीम पढ़ा। एक क्वेश्चन और आया है, क्या है वो? What do you mean by roaring 40s? Point out their location। इसकी लोकेशन भी बतानी है क्या है। roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s, जैसे हम screaming 60s भी कह सकते हैं। ये आप टर्मिनोलॉजी याद रख लीजिए, अच्छी टर्मिनोलॉजी है। roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s,
ठीक है। स्क्रीमिंग 60s भी कहते हैं, कई जगह मिला मिलता है, दोनों ही है। क्या होता है 40 रोरिंग 40s की बात करी गई है तो 40 डिग्री लैटिट्यूड में होगा। अब सबसे अच्छी बात है सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता। सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों होता है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा एरिया वाटर बॉडी का है, कवर किया गया है, लैंड के ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते, हवा बहुत अच्छी फ्लो होती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस और ऑब्स्ट्रक्शन के, इसीलिए हवा इतनी तेज होती है। तो उस 40 डिग्री लैटिट्यूड में जब नाव चलती है तो बहुत तेज, इसीलिए उसको कहा जाता है रोरिंग 40s। हम 40 डिग्री लैटिट्यूड में पहुंच गए, उस हवा को रोरिंग 40s कहा है। द रोरिंग 40s आर एक्सट्रीमली पावरफुल वेस्टर्ली विंड्स, ये वेस्टर्ली विंड्स होती है 40, 50, 60। रोरिंग 40s 40 डिग्री में होगी, 50s 50 डिग्री में होगी और श्रीकिंग 60 डिग्री में होगी। एक्सट्रीमली पावरफुल वेस्टर्ली विंड्स दैट ब्लो इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन लैटिट्यूड 40 to 50 डिग्री। सिर्फ रोरिंग 40s की बात करी गई, इसे 40 से 50 डिग्री के लैटिट्यूड्स पे ये फ्लो करती है सदर्न हेमिस्फीयर में, याद रखिएगा। एक बार क्वेश्चन ये भी आया, डिफाइन अल नीनो, एक बार ला नीनो भी आया, तो हमने दोनों को एक साथ रख दिया, डिफाइन अल नीनो एंड डिफाइन ला नीनो। डिफरेंशिएट बिटवीन अल नीनो, डिफरेंशिएट बिटवीन ला नीनो। कम नंबर पे आए तो आप छोटा सा आंसर लिख सकते हैं। अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन। ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन की बात करी जाए तब ये पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड की बात कर रहा है। क्या होता है? अल नीनो क्लाइमेटिक पैटर्न है, एक क्लाइमेटिक एक्टिविटी है जो हर 5 साल के बाद आती है, जिससे क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। कहा जाता है कि एशियन सब कॉन्टिनेंट में सूखा पड़ जाता है, बारिश कम होती है अल नीनो इफेक्ट के कारण। अल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर। पानी का सरफेस जो है या वाटर का जो अपर कॉलम है ओशन का, वो गर्म रहता है। तो जब गर्म रहेगा तो लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हवा ऊपर जाने लगेगी, आगे जगह कहीं बर्फ कहीं बारिश होगी तो वो एशियन सब कॉन्टिनेंट में ना होकर कहीं और हो जाती है। और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में होता है। अब पैसिफिक ओशियन, ये समझिए ये पैसिफिक ओशियन है तो उसका ईस्टर्न साइड कौन सा होगा? ये होगा। अब पैसिफिक ओशियन के लेफ्ट साइड में तो वेस्टर्न साइड में ऑस्ट्रेलिया और चाइना, वियतनाम, ये सब आ जाते हैं। तो ईस्टर्न साइड में क्या आएगा? सदर्न अमेरिका आएगा, साउथ अमेरिका जिसे कहा जाता है, अर्जेंटीना और चिली का एरिया आएगा। ठीक है, उस एरिया में, अर्जेंटीना और चिली के एरिया में हवा गर्म होने लगती है। ठीक है, ला नीना की बात करते हैं। ला नीना इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब्स द कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर। वो वार्मिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर कहता है, कूलिंग ऑफ सरफेस ओशन वाटर की बात कर रहा है अलोंग द ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब ये ओशन की बात ना करके कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, मतलब ये वहीं की बात कर रहा है। ये साउथ अमेरिका, उसका वेस्टर्न कोस्टल एरिया क्या है? चिली और अर्जेंटीना का कोस्टल एरिया कह सकते हैं हम। तब हम ईस्टर्न पैसिफिक की बात करें, वहीं की बात कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा था, उस तरफ पानी ठंडा होता है। ये होता है ला नीना। ला नीना इतना इफेक्टिव नहीं होता, इतना अल नीनो होता है। ठीक है, दोनों बहने हैं, अल नीनो और ला नीना टर्मिनोलॉजी में। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का इन्वर्जन मतलब उल्टी बारिश कह सकते हो हिंदी में, ऐसे ही कहते होंगे, पता नहीं, पढ़ लेते हैं क्या है। रेनफॉल की बात करिए तो प्रेसिपिटेशन की बात हुई है, इन्वर्जन की बात हुई है, उसके विपरीत काम जो हो रहा है रेनफॉल के। देखते हैं, द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द बैरियर सच एज माउंटेन। सीधी सी बात है, गर्म हवा जितना ज्यादा ऊंचाई होगी, गर्म हवा उतनी अच्छी ऊपर को फ्लो करेगी, वहीं जाके वो कंडेंस होगी, वहीं बादल ज्यादा बनेंगे, उनको रुकावट मिलेगी माउंटेन बैरियर से, वो भर भड़ा के बारिश शुरू हो जाएगी और काफी अच्छी बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी। हो सकता है बादल भी फट जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक समय के बाद उसको मॉइस्चर कंटेंट मिलना बंद हो जाएगा। जितनी गर्म हवा थी ऊपर जा सकती थी, वाटर वेपर इतनी ऊपर जा सकती थी, जा पाई, नीचे पानी के सोर्स ही कम रह गए, तो वाटर वेपर कितनी जाएगी? जितनी जानी थी चली गई। जितना पानी गर्म था उतना उड़ा ऊपर को गया भाप बन के। एक लिमिट में उसे मॉइस्चर कंटेंट मिलना बंद हो जाएगी, बादल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकेंगे, तब बारिश कम होने लगती है। बट दिस इज अप टू अ सर्टेन लिमिट। द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल इंक्रीजेस इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द बैरियर सच एज माउंटेन, बट दिस इज अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक ही बारिश तेज होगी।
After that there is a marked decrease due to a lesser moisture content of the air and this phenomena is called inversion of rainfall. फिर एकदम से बारिश कम होने लगी, तेजाई से बारिश सट से शांत होना, बारिश कम होना शुरू हुई, वो ही फिनोमिना को इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल कहा गया है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता, इतना मिल नहीं पाता, इसीलिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये पूछा गया है 15 मार्कर में और 6 मार्किंग में कई बार। एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करी गई है, देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 5 वेल डिफाइंड लेयर्स रखी गई है एटमॉस्फेयर की, उनके एटॉमिक प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर डिफाइन करता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर कैसी होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, उस हिसाब से डिफाइन किया गया है। क्या है, पहले नीचे को ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आती है मीजोस्फेयर, फिर आती है आयनोज और थर्मोस्फेयर, फिर लास्ट होती है एक्सोस्फेयर। एक और लेयर होती है मैग्नेटोस्फेयर, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करी जा रही है ज्यादातर, वो इसलिए क्योंकि वो एक वेल डिफाइंड लेयर नहीं है, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर का ज्यादा रोल नहीं है, वो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, उसका फिनोमिना कंसेप्ट ही अलग है मैग्नेटोस्फेयर का। मैग्नेटिज्म, अर्थ का डायनोमो, अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ही मैग्नेटोस्फेयर लेयर बनी है। मैग्नेटोस्फेयर की सीमा कहां तक है कुछ नहीं पता, अर्थ के इंटीरियर में कुछ भी चेंज होता है तो मैग्नेटोस्फेयर की लेयर की लिमिट चेंज हो जाती है। मैग्नेटोस्फेयर कहाँ क्या है हमें पता चलता है, सोलर विंड्स टकरा के डिफ्लेक्ट होती है तब हमें पता चलता है कि मैग्नेटोस्फेयर यहाँ तक है, ये आए दिन चेंज होता रहता है मैग्नेटोस्फेयर, एक प्रॉपर एनवलप नहीं है मैग्नेटोस्फेयर, पोल्स की तरफ कम है और इक्वेटर्स की तरफ ज्यादा वो रहता है उसका। ये तो हमने मोटा मोटा मैग्नेटोस्फेयर बताया, लेकिन अर्थ की लेयर एटमॉस्फेयर में मैग्नेटोस्फेयर को मत लीजिएगा, अलग से क्वेश्चन है तब मैग्नेटोस्फेयर की बात कर लीजिएगा, लेकिन लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर में मैग्नेटोस्फेयर नहीं है। ठीक है, ये 5 ही लेयर हैं, इनको एक करके देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या है, पोल्स की तरफ कोई 12 किलोमीटर तक है, 0 to 12 kilometers at pole and 0 to 16 kilometers at equator. This is the lowest layer of atmosphere and it is very important for all the living organisms because all the activities and aspects related with weather phenomena, for example evaporations, condensation, precipitation, storm, lightning, thunder, etc. originate in this sphere. Temperature decreases with height, tropopause separates it to other, ये स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट होती है। क्या क्या चीज़ें हैं, पोल्स की तरफ 12 किलोमीटर होती है और इक्वेटर की तरफ 16-18 किलोमीटर होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पोल्स में हवा भारी होती है तो एटमॉस्फेयर नीचे की तरफ होता है और इक्वेटर में हवा हल्की होती है, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं वो आराम से ऊपर की तरफ उड़ जाते हैं और गर्म हवा थोड़ा ऊपर जाती है तो एटमॉस्फेयर को बल्क मिलता है ऊपर की तरफ को, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर 16 से 18 किलोमीटर इक्वेटर पे है और पोल्स पे से 12 किलोमीटर है, ये कारण है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आपको बता दिया कि साइंस के टर्म में आप समझे कि ऐसा क्यों है। ये है, ये सबसे लोवेस्ट लेयर होती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि सारे लिविंग फिनोमेना यही होते हैं, बारिश भी यही होगी, बादल भी यही बनेगा, सब कुछ यही होता है, साइक्लोन्स भी यही डेवलप होते हैं, इसीलिए ट्रोपोस्फेयर का बहुत बड़ा, बहुत हैवीएस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है। हमारे कंधों पे जो बर्डन है वो ट्रोपोस्फेयर का ही है। ठीक है, हमें फील नहीं होता, हमारा पोस्चर ऐसे है, देखा जाए तो हमारी बॉडी पे ट्रोपोस्फेयर का बर्डन चलता है हर व्यक्ति के ऊपर, वो फील नहीं कर पाता, तो बॉडी का पॉस्टुलेशन हमारा ऐसा है। ठीक है, इस सबसे अलग बात यह है कि टेम्परेचर जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरने लगता है, मतलब ठंडा होने लगता है। ऑब्वियसली जब हम कहीं भी ऊपर जाएंगे तो हवा अच्छी मिलेगी, अगर आप 20 माले की मंजिल पर चले जाओ मुंबई दिल्ली में तो ऊपर आपको बहुत तेज हवा मिलेगी, ऊपर ठंडी भी ज्यादा लगेगी रात को, नीचे वालों को नहीं लगेगी, साफ शुद्ध हवा भी ऊपर मिलती है, नीचे नहीं मिलती। और टेम्परेचर डिक्रीज होता है ऊपर की तरफ को, एक बेसिक सा कंसेप्ट है साइंस का, व्हेन वी गो अप टेम्परेचर विल डिक्रीज एंड एयर प्रेशर भी बढ़ने लगता है, मतलब हवा डेंस होने लगती है, सीधी सी बात है। एक और ट्रोपोस्फेयर में एक इनर लेयर होती है ट्रोपोपॉज, अपर साइड को होती है ट्रोपोस्फेयर की, जो सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर से। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर देख लेते हैं। ये आपका टेम्परेचर
नीचे से ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर घटता जा रहा है। यहाँ 15 डिग्री होगा तो -56 हो जाएगा। ठीक है, बैलून्स वगैरह यहीं उड़ते हैं, एरोप्लेन लैंड और टेक ऑफ भी इसी एरिया में करते हैं। ये काफ़ी एक्टिव एरिया माना गया है, ड्रोन्स वगैरह भी यहीं उड़ते हैं। ठीक है, तो ये है ट्रोपोस्फेयर। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। स्टार्ट्स फ्रॉम 12 to 16 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ट्रोपोस्फेयर के बाद ही स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगा। 12-16 रखा गया तो उससे ऊपर ही फ्लो वो एग्जिस्ट करेगा एंड एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर तक रहता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, इसमें उल्टा रहता है, जब जितना ऊपर जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ट्रोपोस्फेयर में घटता जाता था, इसमें बढ़ता जाता है टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। ओजोन लेयर प्रेजेंट इन दिस लेयर, सबसे अच्छी बात है इसमें ओजोन लेयर है। इसी लेयर में पूछा जाए किस लेयर में ओजोन है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है। सीधी सी बात है, ओजोनोस्फेयर भी इसी में ही पाया जाता है। ओजोनोस्फेयर अपर साइड को, ये बहुत काम बेल्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का। टेम्परेचर डिक्रीज होता है, -56 से -2.5 डिग्री तक ऊपर तक चला जाता है। 50 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, जमीन से यहां तक, और यहां से शुरू होकर यहां जाता है, ओजोनोस्फेयर होता है। क्यों टेम्परेचर इसका बढ़ता है ऊपर जाते वक्त? कभी कभी सोचा है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ओजोनोस्फेयर है, ओजोनोस्फेयर से तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ऊंचाई पे जाके, ऐसा नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। इसीलिए इसका टेम्परेचर हाइट टू हाइट बढ़ने लगता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है हार्मफुल यूवी रेज का। इसमें एक चीज कम बताई गई है फिगर में, एरोप्लेन यहां ज्यादा अच्छे उड़ते हैं, वो इसलिए क्योंकि काम बेल्ट है, क्लाउड्स कम होते हैं यहाँ पर, हर चीज कम होती है। इसीलिए एरोप्लेन को जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो एरोप्लेन यहाँ से टेक ऑफ करते, यहाँ मूव करते हैं और यहाँ लैंड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के एरोप्लेन्स यहीं ट्रैवल करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर बनती है? अपनी मीजोस्फेयर। ये 50 किलोमीटर से शुरू होती है, 80 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, इन दिस लेयर टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन हाइट। फिर टेम्परेचर गिरने लगा, ट्रोपोस्फेयर में गिरा, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ा, मीजोस्फेयर में फिर गिरा। ये अल्टरनेट चल ही रहा है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, सॉरी टेम्परेचर starts decreasing with increase in height and at the upper boundary of this layer touches down to -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है इसका टेम्परेचर। क्या है ये? ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर तो है नहीं, मीटरोइड शॉवर्स इसमें आते हैं, यहीं जाके मीटरोइड टूट के जल जाते हैं, इसी लेयर में आके यहां से जलना शुरू होते हैं, यहाँ के खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मीजोस्फेयर में ये 80-90 किलोमीटर तक है, बस टेम्परेचर कम होने लगता है। नॉर्मल फिनोमेना है, ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, यहाँ कोई इफेक्टिव काम नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर गिरने लगता है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है, फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। ये है मीजोस्फेयर में, थर्ड लेयर मानी गई है। अब आता है फोर्थ लेयर में आइनोस एंड थर्मोस्फेयर। एक ही चीज है, आइनोस कह लो या थर्मोस्फेयर कह लो। एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 to 800 किलोमीटर, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट विड्थ वाली लेयर है, 80 से 800 किलोमीटर तक जाती है above surface of the earth. It contains electrically charged particles ion, इसीलिए इसे आयनोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि आयंस कंसिस्ट करती है ये। that reflects radio wave back to the earth. रेडियो वेव्स, जो लॉन्ग वेव्स है, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स है, उसको ये रिफ्लेक्ट करती है आयंस से टकरा के, इलेक्ट्रिक चार्ज से टकरा के ये वापस नीचे को जाती है, और इसी कारण कम्युनिकेशन हो पाता है। वापस अर्थ पे नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? ट्रांसमीटर को जब रिसीवर मिलेगा नहीं रिफ्लेक्शन के बाद, तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, लेकिन ये कम्युनिकेशन करती है चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके। ऑरोराज आर विजिबल हियर, जो अब देख लेते हैं क्या क्या है। थर्मोस्फेयर, वही टेम्परेचर अब इसमें बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा विड्थ वाली लेयर है,
80 से 800 किलोमीटर तक जाती है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है। अरोराज यहाँ दिखाई देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री की तरफ, नॉर्वे की तरफ अरोरा बोरियोलिस दिखाई देते हैं, और सदर्न में ऑस्ट्रेलिया की तरफ या अंटार्कटिका की तरफ से देखें अपन तो अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस दिखाई देते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस, ये होते हैं थर्मोस्फेयर में ही हमको ये दिखाई देते हैं। हम जब देख रहे होते हैं अरोरास को तो समझ लीजिए हम थर्मोस्फेयर देख रहे हैं, ठीक है। ये है, अब कौन सी लेयर है, लास्ट लेयर बचती है एक्सोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ओनली हीलियम एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन दिस लेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर की, कहां से कहां तक जाती कुछ पता नहीं चलता, बहुत आउटर मोस्ट लेयर है, आखिरी लेयर, हाइड्रोजन हीलियम ही मिलता है यहाँ पे। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर नहीं है, बस 5 लेयर थी तो डिस्क्राइब करना पड़ा। स्पेसशिप्स वगैरह यहीं एग्जिस्ट कह सकते हो, करते हैं, एग्जिस्ट तो नहीं करते क्योंकि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है वो 36,000 किलोमीटर पे करती है, तो ये एक्सोस्फीयर को भी क्रॉस करती होगी। वो दिखा दिया स्पेसशिप्स वगैरह, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट में अगर कोई स्पेसशिप आ रही है तो एक्सोस्फीयर में आ जाती है, तो वो ऑर्बिट में मान लिया जाता है, ये ऑर्बिट में फ्लो करती है, हो सकता है, ठीक है। एक्सोस्फीयर ये हो गया। अब हम ओशन सैलिनिटी की एक बार बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। नेम 5 कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी। द फैक्टर्स अफेक्ट, क्या क्या 5 कंट्रोलिंग फैक्टर, कोई 5 दीजिए, ठीक है। 5 हमने ढूंढ के निकाल लिए, ये 5 फैक्टर देते हैं ओशियनिक सैलिनिटी के। क्या क्या है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट। सैलिनिटी क्या होती है, सॉल्ट कंटेंट कितना है वही सैलिनिटी डिफाइन करता है, ज्यादा सॉल्ट ज्यादा सैलिनिटी, ठीक है। डेड सी, रेड सी हाईली सॉल्टी या सैलिनिटी ओशन है, इनकी सैलिनिटी ज्यादा होती है। लेकिन फैक्टर्स क्या क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन डिफरेंट ओशन, सीज आर कॉल्ड एज कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ ओशियनिक सैलिनिटी। 5 है, एवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन भी है, ओशियनिक वाटर का सर्कुलेशन जो करंट्स और वेव्स फ्लो करती है वो भी एक कंट्रोलिंग फैक्टर माना गया है सैलिनिटी का। कौन कौन से फैक्टर ओशन की सैलिनिटी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो एवापोरेशन देख लेते हैं। एवापोरेशन क्या है, चीजें ज्यादा एवापोरेट होगी, देयर इज अ डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ एवापोरेशन एंड सैलिनिटी, but the greater the evaporation higher the salinity and vice versa, in fact salt concentration increases with the rapid rate of evaporation। क्या होता है, जब बहुत ज्यादा evaporation होता है, वाटर वेपर ऊपर जाने लगती है तो वाटर कंडेंस होती है, मतलब वाटर का वॉल्यूम कम होने लगता है, तो कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट है, जो सॉल्ट पार्टिकल्स है वो पानी में ही रह जाते हैं, लेकिन पानी ऊपर जाने लगता है, हवा में उड़ने लगता है, तो कम पानी में ज्यादा सॉल्ट दिखाई देगा तो वो सैलिनिटी बढ़ाएगा। ऑब्वियसली evaporation directly proportional to the salt content, मतलब salinity से डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जितना ज्यादा evaporation होगा वाटर उतना ही सलाइन होगा। आप ये देख सकते हैं रण ऑफ कच्छ में और गुजरात साइड में जब नमक बनाया जाता है तो उसको उबाला जाता है, देखा जाए उसे आर्टिफिशियली एवापोरेट करा जाता है, वो पानी उड़ता है और फिर नमक नीचे रह जाता है, वही नमक छन छना के हम तक पहुंचता है और उसे हम खाते हैं। ये है एवापोरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। प्रेसिपिटेशन इनवर्सली रिलेटेड टू सैलिनिटी है, जितनी ज्यादा बारिश होगी प्योर वाटर पानी में गिरेगा, वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सॉल्यूट उतनी रह जाएंगे, लेकिन पानी ज्यादा रह जाएगा तो सैलिनिटी कम होगी। प्रेसिपिटेशन इनवर्सली रिलेटेड टू सैलिनिटी, फॉर एग्जांपल हायर द प्रेसिपिटेशन लोअर द सैलिनिटी, लोअर द प्रेसिपिटेशन हायर द सैलिनिटी। ये है एक इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। नदी जब समुद्र में गिरती है, हर नदी समुद्र की तरफ मिलती है, चाहे वो नर्मदा हो या तापी हो, गल्फ ऑफ खंबत में जब गिरती है तो जहां वो गिर रही है वहां तो सैलिनिटी डिफरेंट होगी, वॉल्यूम वाटर बढ़ जाएगी और सैलिनिटी कम हो जाएगी। दो द रिवर्स ब्रिंग सॉल्ट फ्रॉम द लैंड टू द सी, बट बिग एंड वॉल्यूमिनस रिवर्स पोर डाउन इमेंस वॉल्यूम वाटर इनटू द ओशन एंड दस सैलिनिटी इज रिड्यूस्ड एट देयर माउथ्स। देखिए हिमालयन नमक समुद्र में तो गिर ही रहा है, लेकिन और लैंड का नमक भी समुद्र में गिर ही रहा है, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि वो पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, नमक कम जाता है, तो सैलिनिटी कम हो रही है देखा जाए तो एज कंपेयर। तो इनफ्लक्स और रिवर वाटर सैलिनिटी को एडजस्ट करता है, मतलब सैलिनिटी को का रेशियो कम करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड डायरेक्शन की बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तभी तो विंड फ्लो करेगी।
एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। साइक्लोनिक कंडीशन विद स्टेबल एयर एंड हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस सैलिनिटी। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही, तब हवा स्टेबल रहेगी लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसे में एवापोरेशन बढ़ जाता है, तो तब वाटर ज़्यादा सलाइन होने लगता है ओशन का, तो सैलिनिटी बढ़ाता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रिप्रेजेंट सच कंडीशन टू कॉज हाई सैलिनिटी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, इसीलिए जो आई का एरिया है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, एवापोरेशन ज़्यादा होगा, सैलिनिटी बढ़ेगी। विंड्स आल्सो हेल्प इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द ओशंस एंड सीज एज विंड ड्राइव अवे सलाइन वाटर टू लेस सलाइन एरिया रिजल्टिंग इनटू डिक्रीज ऑफ सैलिनिटी इन द फॉर्म एंड इंक्रीज इन द सैलिनिटी लेटर। जो विंड डायरेक्शन, जब हवा चलती है तेज, तो समुद्र का पानी भी इधर उधर होता है, तब वो ज़्यादा सलाइन एरिया, लोअर सलाइन एरिया में पानी को ले जाएगा और इक्विलिब्रियम की कोशिश करेगा। तो इस तरफ से सैलिनिटी कम हुई तो दूसरी तरफ सैलिनिटी बढ़ी, ये भी रहता है। सर्कुलेशन ऑफ ओशनिक वाटर, ओशन करेंट्स अफेक्ट द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी बाय मिक्सिंग सी वाटर। जो ओशन के करंट है वो पानी को इधर उधर ले जाते हैं, सैलिनिटी अफेक्ट होती है, कम और ज्यादा इससे होती है। इक्वेटोरियल वार्म करंट्स ड्राइव अवे सॉल्ट्स फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड एक्यूमुलेट देम अलोंग द ईस्टर्न कोस्टल एरिया। इक्वेटोरियल वार्म करंट की बात करें हम तो यह है, इस तरफ इक्वेटोरियल वार्म करंट फ्लो करता है, इस तरफ अर्थ इधर मूव करिए तो काउंटर इक्वेटोरियल वार्म करंट फ्लो करेगा, तो एक कोस्टल एरिया से पानी को इस तरफ ले जाएगा। तो एक तरीके से ये करंट्स जो चलते हैं, अर्थ के करंट से पानी का सर्कुलेशन जो हो रहा है, यहाँ से यूं जाता है, कैलिफोर्निया करंट हो गया, बेंजुला करंट हो गया, काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गई, ये पानी के कॉलम को इधर से उधर ले जाती है, तो ये सैलिनिटी को कहीं ना कहीं चेंज कर रही होती है। Equatorial warm currents drive away salts from western coastal areas of the continent, accumulate them along the eastern coastal area। एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड से दूसरे कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड तक पानी पहुंचता है, तो सैलिनिटी में भी बदलाव होता है। सैलिनिटी पे हमने चर्चा कर ली, हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड। अब आगे देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, लेटेंट हीट, एडियाबेटिक लैप्स रेट। हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, ओशन सैलिनिटी पढ़ी, अब साइक्लोन्स की बात कर लेंगे, जेट स्ट्रीम्स की बात कर लेंगे एक बार डिटेल में, और लेटेंट हीट और एडियाबेटिक लैप्स रेट की बात करेंगे, उस पर क्वेश्चंस आए हैं उसको भी देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।